जय हिंद बच्चों। फिर से एक बार ई कॉमर्स क्लास में आप सबका स्वागत है। और इस समय सभी लोग एग्जामिनेशन की तैयारी में लग चुके होंगे, विशेष रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। क्योंकि लगभग इस समय तो ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी जगह लगभग एक ही साथ एग्जामिनेशन शुरू होता है। और ये बहुत ही पीक पॉइंट है इस समय। और इस समय एक चीज है कि सभी लोग घबरा रहे होंगे। किस बात को लेकर के? दो ही बात को लेकर के सभी बच्चे घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे। डर किस बात का? क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला। दूसरा, क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा, बस इतना ही। एक बात कहना चाहेंगे, जब भी आपको डर लगे, क्योंकि अभी आप उस डर को फेस नहीं करेंगे ना, यानी आप एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे उस समय क्या होगा ये सोच रहे हैं, क्यों ना उस डर को अभी समाप्त कर देते हैं। जब भी आपको किसी बात का डर लगे ना, तुरंत उसको फेस करिए, बात के लिए मत छोड़िए, नहीं तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। दिमाग में बातें चलती रहती है, क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, करते 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 तबीयत खराब हो जाता है। नहीं, इसी समय एकदम। अब सवाल उठता है कैसे? देखिए, आप चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो पढ़िए एक बार देख लीजिए कि जैसे भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में आपके अनुसार आ रहा है कि नहीं, बस इतना ही। इसलिए एक पर ही निर्भर मत रहिए। अगर आपका काम सही चल रहा है, आपको चाहे जो बुक्स हो, जो सोर्स हो पढ़ने का, तब तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और चेक कर लीजिए कि ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके माध्यम से ये सब्जेक्ट की बातें आपके अनुसार आपके पास पहुंच जाए। यही तरीका है। चलिए, इसी हिसाब से मैं आपका हेल्प करूंगा और आप लगातार देखते जाइए। निश्चित तौर से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, एकदम कोई घबराहट नहीं होगा, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। और उसमें से इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को प्राप्त करने के लिए, उसे साबित करने के लिए सबसे पहले जिस हथियार की आवश्यकता है वो है एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम लोगों ने विधिवत पढ़ लिया है। अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, फिर से हम आएंगे आपके सामने पढ़ाने के लिए, घबराइएगा एकदम नहीं, हमेशा मैं आपके साथ हूं। तो उसका दूसरा भाग नहीं बल्कि दूसरा हथियार कहिए आप, वेपन कहिए इंग्लिश में, की तैयारी करेंगे, क्योंकि वो एक लड़ाई है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने के लिए या उसका पता करने के लिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कौन सा होगा, कहां होगा, कैसे होगा, इसके लिए दूसरा हथियार तैयार कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा हथियार है आपका एग्रीगेट सप्लाई। मैं एक एक क्वेश्चन के माध्यम से भी हम चलेंगे, आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो सीधी सी बात है, किसी भी एक इकोनॉमी में, सीधी सी बात है कि किसी भी एक इकोनॉमी में जितनी भी टोटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होने वाला है, हो रहा है नहीं, है ना? क्योंकि मैंने बताया था कि इस यूनिट में और इस चैप्टर में हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल की बात तो हम लोग कर चुके हैं। तो संभावना क्या है कि किसी भी एक इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होने वाला है,
और उसका हम मूल्यांकन कर लें, चाहे जिस पर भी कर लें। और सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम मूल्यांकन करते हैं उसके लागत के आधार पे, यानी कास्ट के आधार पे। तो कुल कितना हुआ किसी एक साल में, बस वही हो जाएगा आपका एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई। मतलब टोटल सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी विद इन 1 ईयर। देखिए लिखा हुआ है total goods and services produced by all the producers in an economy during 1 year। सीधी सी बात है। तो ये भी क्या है, प्लान्ड है, फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग। तो उस समय फ्यूचर में कितना होगा गुड्स और सर्विसेज, और जिसमें सभी प्रोड्यूसर शामिल हो किसी एक देश में, और अभी कितने का, 1 साल का। अगर ये पता चल जाए उसकी लागत के आधार पर, तो वही होता है एग्रीगेट सप्लाई। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम NNP@FC। बहुत प्रचलित ये क्वेश्चन है। और देखिए इकोनॉमिक्स में एक बात तो तय है कि इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम टू द पॉइंट, जो चीजें दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचिए। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। ये पूछता है कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर कैसे होता है। चलिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं किसी एक इकोनॉमी में, है ना, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में, एकदम सीधी सी बात करेंगे, कोई इधर उधर नहीं। तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी कंट्री के एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे, और वो जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे होंगे, ठीक है ना, अब उनका हम एक साल में यदि मूल्यांकन करते हैं उनके लागत के आधार पर, उनके कास्ट के आधार पर, यानी फैक्टर पेमेंट के आधार पर, तो फैक्टर पेमेंट के आधार पर करेंगे, और उसमें जितने भी फैक्टर्स लगे हुए हैं उन्हीं को न पे करेगा प्रोड्यूसर, किसी और का नहीं। तो वही पैसा जब उन फैक्टर्स के मालिकों के पास चला जाएगा, यही फैक्टर इनकम हो जाएगा। तब ये क्या हुआ, टोटल फैक्टर इनकम हो गया किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी एक इकोनॉमी में, किसी एक ईयर में। और इसी को हम कहते हैं NDP@FC। भैया ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम। ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो स्पष्ट है कि इसी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, तो हमारे ही फैक्टर्स अगर कहीं बाहर के देशों में काम किए तो हमारे ही फैक्टर्स है ना भाई, तो उनको भी तो मिलेगा। और जो वहां के रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट हमारे हैं, बात समझ रहे हैं ना, मतलब 1 साल से ऊपर वहां नहीं रह रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे ही कोई व्यक्ति, कोई इंजीनियर अगर अमेरिका में 1 साल से कम समय तक वहां पर अपनी सर्विस दे रहा है, तो फैक्टर हमारा है ना भाई, तो फैक्टर क्या है, हमारा है। तो उसके इनकम को भी तो लेंगे ना, तो उसकी इनकम को भी हम ले लेंगे। और गलती से अगर उनका कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो हमारा नहीं, क्या उनका है। और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, किस रूप में, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के रूप में। भैया सीधी सी बात है, NFIA के रूप में। और जैसे ही हम जोड़ लेते हैं इसको, तो क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम मिल जाता है। यही नेशनल इनकम है, बस यही आपको बताना है और कुछ भी नहीं दाएं बाएं। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई। अब फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, यानी किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, किसके द्वारा, सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा।
उनका यदि कास्ट निकाल ले, कास्ट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट निकाल ले, और जितना फैक्टर पेमेंट होता है वो फैक्टर इनकम के ही बराबर होता है, किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी एक ईयर में, जिसकी वैल्यू होती है डोमेस्टिक इनकम के बराबर। और ऐसे कंडीशन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि अभी मैंने बताया, आप जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। दैट्स व्हाई यू कैन से कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। चलिए, अब इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं भैया, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, इसका मतलब क्या, कि अभी मैंने प्रूव किया इनकम की बात करते हैं, इसको फैक्टर इनकम कहें आप, तो इनकम की बात करते हैं मतलब क्या, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं मतलब इनकम, और इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से इंडिकेट किया जाता है। तो आप इनकम की बात करते हैं, मान लीजिए कि आपने कुछ पैसा कमाया, क्या करते हैं, दो ही काम करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी जरूरत की चीजें हैं या शौक की चीजें हैं उसको खरीदते हैं, उस पर खर्च करते हैं। तो भैया खर्च करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई उसका उपभोग करने के लिए ना खर्च करेंगे, तो पहला तो कमाई का भाग आप इस पर डाल देते हैं। आप स्टूडेंट से तो मान लीजिए बुक्स खरीदना है, कॉपीज खरीदनी है, ठीक है ना, कुछ मिठाई भी खरीदना है, आइसक्रीम भी खरीदना है, चलिए ठीक है, तो आप ये खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पहला भाग हो गया किसका, इनकम का, किस रूप में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। चलिए, यदि आप कमा रहे हैं तब मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब जितने लोग कमा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 1000 रुपया था, उसमें से आपने 800 रुपया खर्चा कर दिया, तो 200 रुपया क्या हुआ, बच गया। सीधे कहें सर 200 रुपया तो बच गया, बचत को इंग्लिश में सेविंग कहते हैं। तो भैया वाई के दो भाग हुए ना, वाई के दो भाग हुए, क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग, तीसरा नहीं होता है। इसीलिए जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। और यहां देखिए, यही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग को कंपोनेंट कहते हैं, किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। तो एग्रीगेट सप्लाई के दो ही कंपोनेंट्स हुए, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा सेविंग, बस यही। तो इस हिसाब से कंप्लीट हो गया कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, और इन्हीं दो कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम व्यवहारिक तौर से किसी को समझाना चाहें तो कैसे समझाते हैं। अरे भाई, जैसे मान लीजिए कि साइंस के विद्यार्थी लैब में जाते हैं और मान लीजिए किसी केमिकल का रिएक्शन समझाना होता है तो क्या करते हैं, दो चार केमिकल मिला के बोलते हैं देखो भाई ये पीला से लाल हो गया। मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए पूरी जानकारी नहीं है, तो पीला से लाल हो गया तो करके दिखाता है। तो यही चीजें अब हम करके दिखाएंगे। क्या चीज भाई, कि एग्रीगेट सप्लाई कैसे, यानी इनकम वाई कैसे सी प्लस एस के बराबर होता है, इसका एक टेबल बनाएंगे व्यवहारिक तौर से। तो मैंने मान लिया क्या, कि अगर वाई इनकम है और शुरुआती दौर में कुछ इनकम नहीं है, जो हम लोग एग्रीगेट डिमांड में पढ़ चुके हैं, मतलब जीरो। जैसे आप लोग मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं, माँ बाप के ऊपर अभी डिपेंडेंट है ना, कोई कमाई नहीं आती, तो आप जीरो, तो क्या कुछ खर्च नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, खाना कहां से खाएंगे, कपड़ा कहां से पहनेंगे, बुक्स कहां से खरीदेंगे। आप कहेंगे सर पापा देंगे, बिल्कुल पापा देंगे, मतलब कि कहीं से भी चाहे जहां से भी मिल जाए खर्च तो करेंगे ना भैया। तो जीरो नहीं होगा, वो जीरो से अधिक होगा। इसलिए जीरो लेवल की इनकम पर भी कुछ न कुछ कंजम्पशन होता है, और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, इसे ही कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। किसको, 20 को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है, यानी सी बार से इंडिकेट किए। अब मान लीजिए इनकम बढ़ा, अब आप ही है मान लीजिए, और फिर से एक बार पीछे वाले तो जो क्लास है ना उसको मैं दोहरा भी दे रहा हूं। अब मान लीजिए
आपका इनकम बढ़ा। कैसे बढ़ा भाई? अब पढ़ रहे थे, नौकरी लग गई, है ना। मान लीजिए कि स्किल इंडिया का इसमें बहुत सा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें से कुछ प्रोग्राम आपने कर लिया और घर बैठे अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। आपको लगा कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए, है ना, पेरेंट्स का थोड़ा हेल्प करना चाहिए। चलिए, तो हेल्प करना शुरू किए, आपकी कमाई शुरू हो गई भाई। चलिए ठीक है, पढ़ते पढ़ते कुछ काम करने लगे, तो आपका इनकम जीरो नहीं रहा, जीरो से बढ़ गया। कितना? 40 रुपया हो गया। तो भैया जीरो से बढ़ के 40 रुपया हो गया। इससे पहले आपका खर्च कुछ था, जब कुछ इनकम नहीं था, तो अब तो कुछ कमाई हो गई, तो कुछ ना कुछ तो और भाई खर्च करेंगे ना। बस अब यही खर्च आपका 20 रुपए से 50 रुपया हो गया। आप कह सकते हैं सर हमने तो कमाया 40 रुपया और खर्च कैसे कर दिया 50 रुपया? तो भैया जब आपने कुछ भी नहीं कमाया तब भी 20 रुपया खर्च किए थे, तो उसी तरह से 40 का 40 आपने खर्च कर दिया, 10 पापा से ले लिया, उधार ले लिया। चलिए ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए इनकम बढ़ रहा है आपका, 40 रुपए से 80 रुपया हो गया, 40 से क्या हो गया 80 रुपया हो गया। तब आपने खर्च 80 किया, ध्यान दीजिएगा, तो आपने खर्च कितना किया? 80 किया। मतलब क्या कि पहले जितना इनकम था उससे अधिक खर्च करते थे, अब इनकम जैसे बढ़ा इसके बाद तब आपका खर्च कम हो गया। अब किसी से उधार नहीं लेना पड़ा, जितना इनकम था उतना ही आपने खर्च किया। सोचते रहिएगा, इससे पहले वाले क्लास में हमने बात किया था कि ऐसा क्यों। तो सीधी सी बात है, शुरुआती दौर में सबकी इच्छा होती है क्या? बस पैसा मिल जाए, उसके बाद तो मैं जितनी भी हमारे भ्रास है ना, जितनी हमारी जरूरतें हैं वो सब हम पूरा करेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। तो शुरुआती दौर में तो आप सब कुछ खरीद लेते हैं। अब पैसा हो या ना हो, तो आप कमाना शुरू किए, खरीद लिए, कम पड़ गया पापा दे दो, अब तो हम कमाना शुरू कर दिए ना। इसका मतलब क्या कि आप कमा रहे हैं और इसके साथ ही साथ कम पड़ रहा है तो दूसरे से ले रहे हैं, तो खर्च हुआ ना। अब क्या हुआ, शुरुआती दौर में जो भी आपकी बहुत सी ढेर सी चीजें मन में था वो तो आपने खरीद लिया, और उसके बाद आप सोचेंगे अरे यार शर्ट खरीद लिया, पैंट खरीद लिया, टी शर्ट खरीद लिया, मोटर बाइक खरीद लिया, अब इसी का मेरा थोड़ा लगाएंगे। इसका मतलब क्या, अब अपने आप खर्च आपका कम हो जाएगा। इसीलिए अब इनकम 80 रुपये हुआ तो खर्च 80 से अधिक नहीं हुआ, बराबर हो गया। और बराबर हो गया तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जहां पर वाई और सी यानी इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो तो क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद फिर इनकम 80 से 120 हो गया। अब देखिए खर्च आपने कितना किया, 110। आपने खर्च किया 110, मतलब इनकम जितना बढ़ा, बात में आ गया, इनकम कितना था 120 रुपया, लेकिन खर्च उससे कम कर दिया, मतलब कुछ बचा लिया आपने। ठीक है, कुछ क्या हो गया, बच गया आपका। ठीक है, इसके बाद फिर इनकम 160 हुआ, फिर आपका 140 आपने खर्च किया, उससे कम फिर बचा लिया आपने, कितना 20 रुपया। फिर अपना इनकम बढ़ के 200 रुपया हो गया, खर्च किया कितना 170, और बचत कितनी होगी 30। अब देखिए अपने आप हम इसकी बात कर रहे थे जो इसके ऊपर डिपेंडेंट था, और ये अपने आप आ गया, कौन सा, सेविंग। सेविंग अपने आप आ गया। देखिए कैसे आ गया कि जब इनकम आपका जीरो था, मेरे कुछ नहीं था, तो खर्च किया 20 रुपया भैया। इसका मतलब क्या, 20 रुपया आपका नहीं था, आपने उधार लिया, भले पापा से लिया, इसलिए उधार लिया, लिया किसी से, दिया नहीं, तो निगेटिव हो गया, माइनस। ये क्या हो गया, माइनस हो गया, है ना। अब ये हो गया माइनस कितना 20, और इसी -20 को भैया हम कहते हैं डिस सेविंग। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, डिस सेविंग, मतलब नेगेटिव सेविंग। सीधी सी बात है, तो सर सेविंग बोल रहे हैं और नेगेटिव बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए कि सेविंग के रास्ते पर भले चल रहे हैं उसी के रास्ते पर, लेकिन सेव हो नहीं रहा है, क्योंकि आपके पॉकेट में आपका पैसा नहीं है, इसका पैसा है, उधार पैसा है, इसीलिए। तो ये हो गया डिसेविंग, माइनस है। अब चलिए भैया, जैसे भी इनकम बढ़ा, तो पहले जो 20 रुपया उधार लिए थे, अब आपके पास कुछ पैसा हो गया तो कम उधार लेना पड़ा, तब आपकी जो सेविंग निगेटिव थी पहले से कम हो गया। अब ज्यादा पैसा आपको उधार नहीं लेना पड़ा, तो कितना हो गया, -10। कितना हो गया, -10।
अब इसके बाद जब इनकम 80 हुआ तो खर्च कर दिया पूरा 80 का हिस्सा, कितना 80, तब बचा कुछ नहीं तो जीरो हो गया। फिर 120 रुपया आपका इनकम हुआ तो आपने खर्च किया कितना 110, तो कितना बच गया 10, तो सेविंग 10 हुआ। फिर 160 पर 140 तो कितना बच गया 20 हो गया। और फिर 200 से इनकम बढ़ा और तब 170 आपने खर्च किया तो बचाया कितना 30 रुपया। अब देखिए जैसे आजकल बच्चे या पहले भी बच्चे हमारे समय में भी है ना, कैलकुलेशन से बड़ा डरते हैं, मैथ से डरते। क्या डरना है, अपने आप है आ गया मैथ, जो दिख रहा है ना उसे कहते हैं फार्मूला, यानी कम समय में शॉर्ट में कोई चीज कर दो ना तो उसे कहते हैं फार्मूला। तो आपने सीधे देखा कि ये इनकम थे उसमें से इतना खर्च किया तो ये बच गया, तो ये बच गया मतलब क्या सेविंग की बात करते हैं। तो सेविंग की बात करते हैं तो क्या है सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ऐसे निकालते हैं। तो इसे रटने की क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं, क्योंकि अपने आप आ गया भाई इतने पैसे हमारे पास था इसमें से इतना खर्च कर दिया बचा, वही क्या है सेविंग है, यही क्या है सेविंग है। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ता जा रहा है। अगर यहां निगेटिव दिख रहा है इसका मतलब क्या कि जितनी नेगेटिव की वैल्यू पहले थी अब वो कम होती जा रही है, कम होते होते जीरो, जीरो से बढ़ता चला जा रहा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी जितना हमारा इनकम होगा उसके दो ही भाग होंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग, और दोनों को जोड़ लेंगे इसके बराबर हो जाएगा। जोड़ देते हैं क्योंकि दो ही कंपोनेंट होते हैं, जब दो कंपोनेंट होते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं इसको और इसको। तो जब ये दोनों इसी के भाग है तो जोड़ने को भी तो वही नहीं मिलेगा। देखिए जोड़ा मैंने, यानी 20 ये प्लस था 20 ये माइनस था तो जीरो हो गया, तो इनकम जीरो तो ये भी जीरो। ये 50 है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग माइनस 10 है तो 50 माइनस 10 कितना हो गया 40, तो ये भी 40 था ये भी 40 था। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से जब हम इन दोनों को जोड़ते जाएंगे तो आप देखिए जितना ये y है वही हो गया c प्लस एस, यानी 80 तो 80, 120 तो 120, 160 तो 160, 200 तो 200। तो सीधी सी बात है कि इसके दोनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो इनकम के क्या होगा बराबर होगा। इसीलिए स्पष्ट है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी दोनों कंपोनेंट, एंड इज इक्वल टू वाई, इनकम के बराबर। आप कह सकते हैं सर था क्या, अरे भाई बचपन से पढ़ते आए हैं। ये क्या है ये कॉलम है और ये क्या है ये रोज है। तो कॉलम और रोज के माध्यम से अगर कोई अंक प्रदर्शित करते हैं उसे ही कहते हैं टेबल। किस चीज का टेबल, तो एग्रीगेट सप्लाई का टेबल। और यही हो गया क्या एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। एग्जाम में बहुत पूछता है क्या, कंस्ट्रक्ट द एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। बना दिया भाई, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे बनाना है बनाइए, यही हो गया लिखा हुआ था आपका एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल हो गया। अब एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल हो गया, जानते हैं इसके बाद कहता है इसका कर्व बनाइए, कोई कठिन काम नहीं है। अब देखिए अभी बनाते हैं, कर्व बनाइए। आप जो है बचपन से ही, बचपन का मतलब क्या है थोड़ा सा बड़े होकर के, यानी 7, 8, 9, 10 के क्लासेस में मैथ में ग्राफ पेपर देखे होंगे। ठीक है भैया, ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस बनाए, क्या एक्स और वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से दोनों खड़े होते हैं। हम लोग अच्छे से जानते हैं ग्राफ पेपर में। तो ग्राफ पेपर में दो एक्सिस खींचा, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, दोनों यहां पर मिल गया, एकदम सीधी सी बात है। तो एकदम ये सीधे परपेंडिकुलर आकर के इस पर गिरा है ना, जब परपेंडिकुलर आकर के इस पर गिरा, इस पर इस लाइन पर, तो लाइन सीधी है और ये तो सीधा पहले ही से था। तो जानते हैं स्पष्ट, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्या कि अगर होता है, और ये क्या है भाई ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट में कर रहे हैं, सीधी सी बात है। लाइन की बात करते हैं क्या
मैथमेटिक्स की बात करते हैं लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से बात करते हैं। ये कौन सा है? ये अर्थमेटिक के हिसाब से बात करते हैं। ये कौन सा है? अलजेब्रा के माध्यम से बात करते हैं। तो मैथ की सेगमेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि अगर बात करें तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सीधी सी बात है। अब हमें एकदम समझाने की आवश्यकता नहीं कैसे, ठीक है, क्योंकि ये सीधा है, ये भी सीधा है, और साथ ही साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। कहीं से झुकाव नहीं इधर है ना झुकाव इधर है, एकदम सीधा है, इसलिए 90 डिग्री है। चलिए, तो अब इस पर क्या करेंगे? इनकम को मेजरमेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे और एग्रीगेट सप्लाई को मेजरमेंट करेंगे वाई एक्सिस पर। मतलब एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस को कहां मेजरमेंट करेंगे? एक्स एक्सिस पे वाई को करेंगे और वाई एक्सिस पर एएस को करेंगे। एकदम सीधी सी बात है, स्पष्ट है। मतलब इनकम को हम मेजरमेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे और एग्रीगेट सप्लाई को करेंगे वाई पे। चलिए ठीक है। अब यानी ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करेंगे। क्या? ये प्लॉट करेंगे, आपका टेबल है। अब टेबल में अब लाइन 2 है ना, तो 2 कॉलम चूज करेंगे, दोनों कॉलम को वहां रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहां तो कॉलम 1 2 3 4 है, ये साफ साफ स्पष्ट है। क्या? ये जो दूसरा और तीसरा कॉलम है, सी और एस दोनों को जोड़ने के बाद मिला है क्या? एग्रीगेट सप्लाई इन सी प्लस एस। वाई अपने आप में है, तो वाई को किस पर दिखाया जाएगा? एक्स एक्सिस पे। और एग्रीगेट सप्लाई यानी सी प्लस एस को किस पर? वाई पर। चलिए दिखाते हैं। दिखाने के लिए एक बात बता दें, यही नहीं, किसी भी समय में जब भी आपको कर्व के माध्यम से, लाइन के माध्यम से कुछ भी दिखाना हो, प्लेन पेपर पर चाहे ग्राफ पेपर पे, स्केल यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखिए स्केल यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब देखिए 0 है ना, एक दूरी लेकर के हमने 40 लिखा और इतनी ही दूरी से हम 80 लिखा, क्योंकि गैप बराबर है। फिर हमने लिखा 120, फिर हमने लिखा 160 और फिर हमने लिखा 200। अब इसी तरह से आपने y को तो लिख लिया, अब c प्लस एस को लिखेंगे। तो यहां भी हमने ले लिया क्या? 40, फिर 80, फिर 120, फिर 160 और फिर 200। ठीक है। एक चीज साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे है वही वैल्यू वाई एक्सिस पे है, और सभी एक दूसरे वैल्यू के बीच का जो गैप है एक्स पे, वही गैप है वाई पे। बस, तो सीधी सी बात है कि जब हम इस पर इन दोनों वैल्यूज जो दिए हुए हैं एक्स और वाई पे प्लॉट करेंगे, तो देखिए कैसे बिंदु मिलते हैं। प्लॉट करते हैं, 0 तो 0 ही रहेगा। अब इनकम 40 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 40 है, ये 40 है तो ये भी 40 है। अब ये जाएगा, आपको ये पॉइंट मिलेगा। इनकम 80 है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई कितना है? 80 है। इनकम 80 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना है? 80 है। सीधी सी बात है। तो यहां चला 80 भैया, यहां चला 80 और दोनों मिल गए यहां पे। उसके बाद इनकम देखिए 120 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 120 है। अब चलते हैं ये भाई, यहां से 120 और यहां से भी 120, सीधी सी बात है, यहां आ गए। इसी तरह से इनकम करस्पॉन्डिंग टू एग्रीगेट सप्लाई को प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद जानते हैं एकदम सीधी लाइन से हम लोग मिलाएंगे। देखिए मैं मिला रहा हूं हाथ से, ठीक है ना? आप स्केल से मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे तो एक लाइन मिल जाएगा और इसी लाइन को कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई लाइन या कर्व। बन गया। और जब बना तो आप देखिए ना, बनने के बाद आप चेक करेंगे तो
हर पॉइंट पे जो आपने पॉइंट प्लॉट किया है भैया, हर पॉइंट पे आप डिस्टेंस देख लीजिए एक्स और वाई पे। देखिए जो डिस्टेंस है आपको, है ना, यानी जो डिस्टेंस है एक्स और वाई पर आपस में सब बराबर है। आपस में क्या है, सब बराबर है, यानी जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही यहां है। इसीलिए जो जो पॉइंट मिला है ना, अगर उससे एक्स और वाई की दूरी नाप लेंगे तो हमेशा आप दोनों बराबर मिलेगा। मतलब इन पॉइंट को इंटरलिंक करते हुए जब आप एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन एक्स और वाई को बराबर भागों में बांटा, तो बताइए भैया, अब इन दोनों को बराबर भागों में यदि बांट दिया है, ये लाइन जो बीचों बीच गया है, तो 90 को 2 भागों में काट दिया, और 90 को 2 भागों में काट दिया तो स्पष्ट है एंगल बनेगा एक का कितना 45, ये भी कितना होगा 45, ये बीच में चला जाएगा। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट करता है कितनी डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल हमेशा। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी एक्स एक्सिस पर होती है उतनी ही दूरी वाई एक्सिस पर होती है। ये प्रूफ करता है इकोनॉमिक्स में क्या, कि इनकम हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्जामिनेशन में कहता है ड्रा करिए क्या, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो ऐसे ही नहीं ड्रा कर देंगे, पहले टेबल बनाएंगे और इसी टेबल के हिसाब से यहां पर आप प्लॉट करेंगे। केवल इसको बनाएंगे तो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसी पर आधार मान के इसको आपने किया है। यह हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व। आपका काम हो गया, आपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रा कर लिया। तो एग्रीगेट सप्लाई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, डिटर्मिनेशन के दोनों हथियार कंप्लीट कर लिए। आगे इसके बाद थोड़ा इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। आज इतना ही, खुश रहिए, जय हिंद।